हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। आज के अंक में हम गुप्त वंश के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानेंगे। इसमें हम शासकों को जानेंगे कि कौन कौन से शासक गुप्त वंश में शासक बने और गुप्त वंश की स्थापना किसने की, किसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, और चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त जिसकी उपाधि पराक्रमांक थी उसकी प्रमुख उपलब्धियां क्या थी। तो आइए शुरू करते हैं आज का अंक गुप्त वंश का राजनीतिक इतिहास। इस गुप्त वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में श्रीगुप्त द्वारा की गई थी और श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच शासक बने। ये जो दो शासक थे, श्रीगुप्त और घटोत्कच, ये दोनों ही सामंत की तरह के शासक थे और चंद्रगुप्त प्रथम इस वंश का प्रथम वास्तविक संस्थापक थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने इस गुप्त वंश की वास्तविक रूप से स्थापना की थी, जिनका समय 319 ईस्वी से 350 ईस्वी का था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनका पुत्र समुद्रगुप्त पराक्रमांक 350 ईस्वी से 375 ईस्वी तक भारत के शासक बने। इनके बाद रामगुप्त नामक शासक के ऐतिहासिकता की पुष्टि होती है। इन रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनकी उपाधि विक्रमादित्य थी, यह शासक बने, जिनका समय 375 ईस्वी से 414 ईस्वी के बीच का है। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद कुमारगुप्त प्रथम शासक बने, जिनका समय 415 ईस्वी से 455 ईस्वी के बीच का है। इसके बाद स्कंदगुप्त शासक बने, जिनका समय 455 ईस्वी से 467 ईस्वी के बीच का है। इस तरह इस गुप्त वंश के राजनीतिक इतिहास में हम चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त पराक्रमांक, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय जिनकी उपाधि विक्रमादित्य थी या जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, उन्हें कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। इस आज के अंक में हम चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के राजनीतिक जीवन और उपलब्धियों के विषय में जानेंगे। हमने इसके पहले भी देखा कि चंद्रगुप्त प्रथम से पूर्व घटोत्कच और श्रीगुप्त नामक शासक हुए। तो गुप्त वंश की स्थापना ऐसा माना जाता है कि श्रीगुप्त ने 275 ईस्वी में किया और इनके पश्चात इनके पुत्र घटोत्कच ने 319 ईस्वी तक शासन किया। घटोत्कच के पश्चात चंद्रगुप्त प्रथम, जिनका समय 319 ईस्वी से 350 ईस्वी के बीच का है, इस गुप्त वंश का सर्वप्रथम शक्तिशाली शासक हुए और इन्होंने गुप्त संवत को प्रारंभ किया, जिसका समय 319 ईस्वी था। कहने का अर्थ यह है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण की तिथि से एक नए संवत को प्रारंभ किया, जिसे गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है, और यह गुप्त संवत 319 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। इस चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात उनका पुत्र समुद्रगुप्त, जिनकी उपाधि पराक्रमांक थी, वह शासक बने और इनका समय 350 से लेकर 375 ईस्वी के बीच का था। चंद्रगुप्त की पत्नी लिच्छवी कुमार देवी का पुत्र समुद्रगुप्त इस गुप्त वंश का सर्वप्रतापी सम्राट था और हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार इनकी दिग्विजय का प्रमुख उद्देश्य धरणी बंध था, अर्थात यह संपूर्ण धरणी को, संपूर्ण पृथ्वी को अपने पास में बांधना चाहते थे, संपूर्ण पृथ्वी पर अपना विजय पताका फहराना चाहते थे। इस धरणी बंध का अर्थ है वह समस्त पृथ्वी को जीतना चाहते थे। इनकी जो उपलब्धि है, उन उपलब्धियों के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वह प्रयाग प्रशस्ति से होती है, जिसकी रचना हरिसेन ने की थी और हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार उनके जो दिग्विजय थे उन्हें कई बिंदु में बांटा गया है, जिसमें पहला बिंदु है वह है आर्यावर्त विजय। मनुस्मृति में इस आर्यावर्त का उल्लेख किया गया है कि पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक और विंध्याचल से लेकर हिमालय पर्वत के बीच का क्षेत्र
आर्यावर्त कहा गया है। और इस आर्यावर्त अभियान में या इस आर्यावर्त विजय में उत्तर भारत के 9 राजाओं को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। इन 9 राजाओं की विजय समुद्रगुप्त की आर्यावर्त विजय के नाम से जानी जाती है। और ये जो 9 शासक थे उसमें पहले शासक थे रुद्रदेव, दूसरे थे मतिल, तीसरे थे नागदत्त, चौथे थे चंद्रवर्मा, 5वें थे गणपतिनाग, 6वें थे नागसेन, 7वें थे नंदी, 8वें थे अच्युत और 9वें थे बलवर्मा। इस तरह समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 राजाओं पर अपनी विजय स्थापित की, उन 9 राजाओं को पराजित किया। दूसरी विजय आठविक विजय के नाम से प्रसिद्ध है और फ्लिट महोदय के अनुसार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के वन प्रदेश में यह आठविक राज्य विस्तृत थे। और इन आठविक राज्यों की संख्या 18 थी, जिनको जीतकर समुद्रगुप्त ने उन्हें अपना सेवक बनाया। तीसरी विजय दक्षिणापथ की विजय के नाम से प्रसिद्ध है और यह दक्षिणापथ से तात्पर्य है उत्तर में विंध्य पर्वत से लेकर दक्षिण में तुंगभद्रा नदी तक का क्षेत्र। और प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं और 20वीं पंक्ति में समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए दक्षिणापथ के 12 राजाओं के बारे में जो उल्लेख मिलता है उसमें पहले राजा हैं कौशल के महेंद्र, दूसरे महाकांतर का व्याघ्रराज, तीसरे केरल का मंटराज, चौथे पिष्टपुर का महेंद्रगिरी, 5वें कोट्टूर का स्वामीदत्त, 6ठे एरंडपाल का दमन, 7वें कांची का विष्णुगोप, 8वें औमुक्त का नीलराज, 9वें वेगी का हस्तिवर्मा, 10वें पल्लक का अग्रसेन, 11वें देवराष्ट्र का कुबेर और 12वें कुस्थलपुर का धनंजय। इन राज्यों को जीतकर इनके साथ उन्होंने सर्व कर ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। सर्व कर ग्रहण मोक्षानुग्रह का अर्थ है कि उनसे कर उपहार आदि प्राप्त करके उनका राज्य उन्हें वापस कर दिया गया, उन्हें मोक्ष प्रदान कर दिया गया। इसके बाद चौथे विजय सीमावर्ती राज्यों पर विजय का उल्लेख उनके प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है, जिसमें समतट, कामरूप, डवाक, कर्तरपुर एवं नेपाल इन 5 सीमांत राज्यों पर विजय प्राप्त की। साथ ही साम्राज्य की पश्चिमी और उत्तरी सीमा पर स्थित 9 गणराज्यों को जीता। और ये जो 9 राज्य थे उनमें थे मालव, अर्जुनायन, यौधेय, मद्र, आभीर, प्रार्जुन, सनकानिक, काक और खरपरिक। यह प्रमुख 9 गणराज्य थे जिन पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। अब हम जानते हैं समुद्रगुप्त के परराष्ट्र नीति के बारे में। परराष्ट्र नीति का तात्पर्य है दूसरे राज्य के साथ, विदेशी राज्यों के साथ समुद्रगुप्त ने किस प्रकार की नीति अपनाई। प्रयाग प्रशस्ति के 23वीं और 24वीं पंक्ति में बताया गया है कि समुद्रगुप्त के साथ कुछ विदेशी शक्तियों ने संधि की। इसमें जो प्रमुख सिद्धांत अपनाए गए, जो प्रमुख नीतियां अपनाई गई, उसमें पहली नीति थी वह थी आत्मनिवेदन की नीति। आत्मनिवेदन की नीति के अंतर्गत जो दूसरे राज्य थे वह स्वतः मैत्री का प्रस्ताव समुद्रगुप्त के पास लेकर के आए। दूसरी नीति थी वह थी कन्योपायन, यानी कन्याओं को उपहार के रूप में प्रदान करना या उस वंश में अपनी कन्या का विवाह करना। तीसरा था दान, जिसमें स्थानीय वस्तुओं की भेंट की जाती थी। और चौथी थी गरुड़ मुद्रा से अंकित राजाज्ञा पाने की याचना। यह समुद्रगुप्त की परराष्ट्र नीति थी। अब हम थोड़ा देखते हैं कि समुद्रगुप्त से संबंधित प्रश्न परीक्षा में किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो समुद्रगुप्त से लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में प्रश्न यह पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त द्वारा प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार किस प्रकार की दिग्विजय की गई थी, किन किन राज्यों की विजय की गई थी। इसके अलावा जो दिग्विजय था समुद्रगुप्त का, इसका उल्लेख करना। और 1 नंबर के प्रश्न में समुद्रगुप्त की उपाधि क्या थी, तो समुद्रगुप्त की उपाधि पराक्रमांक थी और इनका उद्देश्य धरणी बंध था, जो संपूर्ण पृथ्वी को जीतना उद्देश्य था। इन्होंने जो विजय प्राप्त की थी जिनका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, उन विजयों के बारे में हम उल्लेख करेंगे, जिसमें आर्यावर्त विजय, आठविक राज्यों की विजय, दक्षिणापथ की विजय और
सीमावर्ती राज्यों पर इनके विजय के उल्लेख करेंगे। साथ ही शॉर्ट आंसर टाइप लघु उत्तरी प्रश्न में यह पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त की परराष्ट्र नीति का उल्लेख करें। या अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करें, तो उसमें हम समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए राज्यों का उल्लेख करेंगे और परराष्ट्र नीति यानी पड़ोसी राज्यों के साथ, विदेशी राज्यों के साथ, बाहर के राज्यों के साथ उनके जो संबंध थे, जो नीतियां अपनाई गई थी, उनका उल्लेख करेंगे। इसके बाद एक प्रश्न और पूछा जाता है। वह प्रश्न यह पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त की नेपोलियन से तुलना कीजिए। समुद्रगुप्त की नेपोलियन से तुलना करें, यह भी लॉन्ग क्वेश्चन में ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसमें हमें उन बातों का उल्लेख करना है जिनका समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की थी, उन विजयों का उल्लेख करेंगे। उसके बाद हम विजयों के संबंध में जो मत व्यक्त किया गया है, सबसे प्रमुख मत विसेंट स्मिथ का है। स्मिथ महोदय ने समुद्रगुप्त की इन विजयों को देखते हुए उनकी तुलना फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट से की है। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट का जो समय है वह 1769 ईस्वी से 1821 ईस्वी का है, जो लगभग 1400 वर्ष बाद का है। मतलब 1400 वर्ष पहले समुद्रगुप्त हुए थे और 1400 वर्ष बाद नेपोलियन की उपलब्धियां थी, नेपोलियन सम्राट बने थे। और विसेंट स्मिथ ने ही इन समुद्रगुप्त की तुलना फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट से की है और उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। अगर हम देखें तो वास्तव में यह तुलना तो सही है, लेकिन यह कथन गलत है। कथन गलत कैसे है? कथन इसलिए गलत है क्योंकि समुद्रगुप्त का जो समय था वह 350 से 375 ईस्वी का है और यह समय नेपोलियन से 1400 वर्ष पूर्व का है। इसलिए उन्हें यह कहना चाहिए था कि नेपोलियन यूरोप का समुद्रगुप्त था। यह भावना कुछ उसी प्रकार से प्रेरित है जिस भावना से विदेशी प्रेरित होते हैं और इस पूर्वाग्रह की भावना से वह बाहर की शक्तियों को, विदेशियों को ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा उत्कृष्ट बताते हैं और इस आधार पर उनकी तुलना की जाती है। जैसे 1400 वर्ष बाद हुए नेपोलियन से तुलना समुद्रगुप्त से करना कहीं से भी उपयुक्त नहीं लगता है, बल्कि होना यह चाहिए था कि नेपोलियन की तुलना भारत के प्रतापी महान सम्राट समुद्रगुप्त से करना चाहिए। वैसे भी अगर देखा जाए तो महाद्वीपीय व्यवस्था के पश्चात नेपोलियन का पराभव हुआ था, नेपोलियन पराजित हुआ था, नेपोलियन हारा था, लेकिन समुद्रगुप्त के अंत तक दिग्विजय की सूचना मिलती है। किसी भी युद्ध में समुद्रगुप्त के पराजय की सूचना नहीं मिलती है। और इसके अलावा समुद्रगुप्त बहुमुखी प्रतिभा का धनी था और एक सिक्के से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था और दूसरे सिक्के में उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो उसके संगीत प्रेम को प्रदर्शित करता है। इस तरह यदि हम समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से करें, उससे ज़्यादा उपयुक्त है कि नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से होना चाहिए, क्योंकि समुद्रगुप्त पहले हुए थे और नेपोलियन बाद हुए थे। इस तरह आज के अंक में हमने गुप्त वंश के राजनीतिक इतिहास के बारे में जाना, जिसमें किन किन शासकों का समय हुआ। श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, पराक्रमाक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, इन शासकों के वंशावली और वंशक्रम को जाने। साथ ही हमने चंद्रगुप्त प्रथम के राजनीतिक उपलब्धियों और उनके द्वारा चलाए गए गुप्त संवत के बारे में जाना और समुद्रगुप्त के दिग्विजयों, प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर उन्होंने जिन जिन शासकों पर अपना विजय स्थापित किया था, जो धरणीबंध की उपाधि धारण की थी, उसके बारे में और समुद्रगुप्त की नेपोलियन के साथ तुलना के बारे में जाना। आज के अंक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक अन्य विषय वस्तु पर जिस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमारा यह अंक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।